राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बच्चों, ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपके फिजिक्स के एच बुक के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के हैं। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन आंसर है। बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूले, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। इसी चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे जाके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स आप देख सकते हैं इस चैनल के, जो कि मेरे चैनल पर है। प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना। 19 क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 55 पे अवेलेबल है आपको। पहला बोलता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ रैकेट बॉल मूविंग विद सेम स्पीड। मतलब कि एक टेनिस की बॉल है और एक रैकेट आपकी क्रिकेट की बॉल है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आप टेनिस की जो बॉल है उसको तो आराम से रोक पाते हैं, लेकिन क्रिकेट की बॉल को इतने आराम से आप नहीं रोक पाते हैं। रीजन क्या है? तो देखिए, इसका बहुत आसान सा रीजन है कि जो टेनिस की बॉल है उसका जो मास है वो लेसर देन होता है आपकी क्रिकेट की बॉल से। क्रिकेट की बॉल का जो मास है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। तो आर क्रिकेट बॉल हैज मोर मास कंपेयर टू टेनिस बॉल, सो चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? वी शो इट बाय पी। फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए, दोनों की वेलोसिटी कम है, मतलब सेम है। दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होएगा, अगर मास कम होएगा तो मोमेंटम भी कम होगा। तो क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होने की वजह से इट इज हार्ड टू स्टॉप इट रादर देन अ टेनिस बॉल। तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ मोमेंट, कॉज ऑफ मास। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे आपको P इक्वल्स टू M इंटू बी दे रखा है, माने मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी दे रखा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आपको बताना है। वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, जिनके सिंबल्स के मतलब सेम है। तो हम P को क्या लिखेंगे? मोमेंटम। ओके, ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर देंगे। M को लिखेंगे आप मास और V को लिखेंगे आप वेलोसिटी। इसी तरह से आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। So the relation shows that momentum of a body is given by the product of its mass and velocity. क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है, एक्सप्लेन हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स। माने बहुत सारे टाइल्स हैं, इस एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो कराटे प्लेयर है इसको एक ही शॉट में, एक ही हाथ मार के तोड़ देता है विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज ही स्ट्राइक द पाइल विद हिज हैंड मूविंग वेरी फास्ट। आपने देखा होगा, जब भी कभी तो देखा होगा कि कराटे प्लेयर जब अपना हाथ इसके पाइल के ऊपर डालता है तो ये बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। हाथ कैसा मूव कर रहा होता है? वेरी फास्ट। तो इन डूइंग सो द एंटायर मोमेंटम ऑफ हिज हैंड बिकम जीरो, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हो रहा है। एज द फोर्स बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, therefore by doing the fast action of his hand he is able to apply a stronger force। तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है on a pile and hence the pile of the tile or slab or ice break by a single blow of his hand because momentum become zero। तो फोर्स बहुत ज्यादा है, टाइम एकदम नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से पाइल वो टूट जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये बोलता है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार। टॉय कार है, बच्चों वाली कार है, जिसका मास कितना दे रखा है आपको? 200 ग्राम दे रखा है, राइट। और मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू M इंटू वी। मास हमारा किस में होना चाहिए? मास हमारा किलोग्राम में होना चाहिए। हमको दे रखा है ग्राम में। हम जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ऑफ ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ऑफ केजी। तो मास को हम इसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 ग्राम इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय
1000, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 kg। तो यूनिट्स का हमें खास ख्याल रखना है, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी होता है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1.0 kg मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर, मोमेंटम इज दिस। बच्चों अगर आपके पास एनसीईआरटी या स्ट्रेंथ की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे अपने लिए एनसीईआरटी या स्ट्रेंथ की बुक। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg when its speed increases from 36 km/h to 72 km/h यूनिफॉर्मली। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे दे रखा है कि जो मास है कार का वो है 1500 kg किलोग्राम, और यहाँ पे दो वेलोसिटी दे रखी है, एक तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो f स्मॉल f को फाइनल वेलोसिटी के लिए दे रही हूँ, यहाँ पे 72 km/h है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है I से डिनोट कर रहे हैं वो है 36 km/h। ठीक है, तो इससे हम लोग, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, ये देखिए ये हो जाता है मोमेंटम इक्वल्स टू m/v। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमें वेलोसिटी दे रखी है वो km/h में दे रखी है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वही इसकी यूनिट होती है। तो देखिए 1500 kg सही है, फाइनल वेलोसिटी 72 है और इनिशियल 36 km/h। तो इसको km/h को मैं कन्वर्ट करूंगी मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 10⁻3, राइट, मतलब 1000। ओके, ये यहाँ से किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से आवर में सेकेंड में चेंज करना है तो कितना होता है 36, 16 to 60, राइट सेकेंड, तो आवर से आवर कट हो जाएगा। इसको पूरे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 72 में से 36 माइनस हुआ तो 36 आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया 1500 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये 20 से 20 कट हो गए। इस पूरे को कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं, यहाँ मैं आंसर बता देती हूँ आपको, पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1500, क्योंकि देखिए 36 से 36 कट हो जाएगा, नीचे 1 आ गया, तो यहाँ पे 1500 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आएगा 15,000। कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 15,000 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करना है। यूनिट्स का जरूर खासा ख्याल रखना है, यूनिट अगर आप सही नहीं रखेंगे तो वो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अ बॉडी ऑफ अ मास 25 kg, तो मास कितना दे रखा है बॉडी का 25 kg दे रखा है, एज अ मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, पी दे रखा है 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो यहाँ से आपसे वेलोसिटी पूछा गया है, राइट। तो वैसे हमको पता है क्या फॉर्मूला होता है, पी इक्वल टू m इंटू वी। वेलोसिटी पूछा गया है तो क्या हो जाएगा मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पर आपका मोमेंटम कितना दे रखा है 125 और मास दे रखा है 25, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यहाँ पर कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ए और बी करके दो दे रखे हैं, तो आपको मोमेंटम निकालना है। तो पहला है यहाँ पर एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg, मास एलिफेंट का कितना दे रखा है 2000 kg, मूविंग एट वेलोसिटी, तो यहाँ पे m दे रखा है और v दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। तो m इंटू वी, m कितना है 2000, v कितना है 5, तो दिस इज बिकम 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। इसके बाद b आता है, इसमें बोला है बुलेट ऑफ मास 0.02 kg, तो मास दे रखा है 0.02 kg, वेलोसिटी दे रखी है आपको 400 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास 0.02
वेलोसिटी इज 400, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 kg मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। नाउ मूव करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ टू बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, की बैलेंस फोर्स लग रही है या अनबैलेंस फोर्स लग रही है, एंड चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज कर सकती है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को। क्या बैलेंस फोर्स चेंज कर सकती है? नहीं। बैलेंस फोर्स क्या करती है कि वो हाँ, बैलेंस फोर्स है वो उसको मूवमेंट नहीं देगी, मतलब कि वो आगे की तरफ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर बैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है, तो बैलेंस फोर्स लग रही है तो उसको आगे तो नहीं बढ़ाएगी पर उसकी शेप में चेंज कर देगी। गिव एन एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। तो यहाँ पे बैलेंस फोर्स आएगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स जैसे कि एक ही तरफ से फोर्स लग रही है, अनबैलेंस फोर्स लगे तो वो उसको आगे की तरफ बढ़ाएगी, शेप चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पर आएगा बैलेंस्ड फोर्स। और इसके दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, व्हेन अ balloon is pressed between hands, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या आ सकता है, और यहाँ पर एक ही आपसे एग्जांपल पूछा, गिवन एग्जांपल तो हो गया। 27 पूछा गया है, डिस्क्राइब द टर्म इनर्शिया। इनर्शिया का क्या मतलब है? विद रेस्पेक्ट टू मोशन। अगर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए इनर्शिया में क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, it is a property of matter which is continue its exhibiting state of rest or uniform, मतलब कि कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो किसी भी बॉडी का जो प्रॉपर्टी है रुके रहने का या चलने का, ठीक है, तो उसको ही इनर्शिया कहते हैं। लिखेंगे कैसे? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line unless we apply external force of change its state, राइट। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गिव टू एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देना है। इस चैप्टर में आपके टोटल न्यूटन के 3 लॉज है, जिसमें फर्स्ट लॉ देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कंटिन्यू है स्टेट इन मोशन में, तो वो स्टेट इन मोशन ही करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो लिखेंगे कैसे? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, राइट, एंड एन ऑब्जेक्ट a object continues its state of motion until an external force acts on it, right, acts on it। अब इसके बाद ये भी पूछा गया है यहाँ पे, गिव टू एग्जाम्पल। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को रिजेंबल करती हो। तो देखिए एग्जाम्पल 1 में हम क्या दे सकते हैं, सपोज अ बुक इज लाइंग ऑन, सपोज अ बुक लाइंग ऑन दी टेबल, तो
कैसी रहेगी, रेस्ट में रहेगी. इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट. So it is going to be at rest. Till then, external force is not working on it. So this book will not move by itself. अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं. ऑन अ फ्रिक्शन लेस सरफेस, जहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. अ मूविंग कार कंटिन्यू, अ मूविंग कार कंटिन्यू इट्स मोशन, राइट, टिल दी एक्सटर्नल फोर्स विल नॉट अप्लाइड ऑन इट, राइट. तो हम यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं. आपके दिमाग में कोई और भी एग्जाम्पल आ सकता है इसका, तो आप वो दे सकते हैं यहाँ पर. अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में. ऑन व्हाट फैक्टर डज द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डिपेंड, किस फैक्टर पर आपका जो इनर्शिया है बॉडी का डिपेंड करता है. विच हैज मोर इनर्शिया, अ क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल. देखिए जो इनर्शिया है वो मास पर डिपेंड करता है, क्योंकि इट इज अ मेजर ऑफ मास. सो इट इज मेजर्ड by the mass. Hence, cricket ball mass is more than rubber ball. So inertia cricket ball में आएगा ज्यादा. Hence, cricket ball has more inertia than rubber बॉल, राइट. तो अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर. तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है. ये कहता है वाई डू द पैसेंजर इन अ बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड. जो पैसेंजर है अगर वो बस में बैठे हैं और बस सडनली स्टार्ट हो जाती है, राइट, तो वो पीछे की तरफ क्यों आते हैं. बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हमारा बॉडी है वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने के लिए रजिस्ट करता है. तो जब अचानक से बस आगे की तरफ जाती है तो हमारा बॉडी उसी पोजीशन में रहने की वजह से रहने के लिए बैकवर्ड फॉल करता है. अगर आगे की तरफ कोई चीज बढ़ रही है तो पीछे की तरफ करेगा, पीछे की तरफ कोई चीज बढ़ रही है तो वो आगे की तरफ करेगा. तो इस तरह से इनर्शिया काम करता है. तो क्या बोलेंगे, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस इज ड्यू टू the inertia of rest of upper part of our body, upper part of body of the passenger. When the bus train suddenly start moving, the lower part of passenger body start moving. जो lower part है वो तो start हो जाता है move करना में, ठीक है. ये आप लिखते जाइएगा, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप लिखिएगा, मैं बोल देती हूँ. तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पैसेंजर. व्हेन द बस और ट्रेन सडनली स्टार्ट मूविंग, द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर बॉडी स्टार्ट मूविंग. जैसी बस या ट्रेन स्टार्ट होती है तो जो लोअर पार्ट होता है पैसेंजर का, लेग वगैरह, वो मूविंग में स्टार्ट हो जाता है. बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हैंस फॉल्स बैकवर्ड. तो इसी के बेस पर 31 क्वेश्चन भी आपका आता है. Explained by a body, explained by a person traveling in bus. जब बस चल रही है fall forward when the bus stop suddenly, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है कि वो सडनली स्टॉप हो जाता है. तो ये इसका आंसर भी इनर्शिया है, तो आप लिख लीजिएगा इसको भी. when the running bus stop suddenly, the passenger are jerked forward because due to inertia. तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं due to inertia. अगर आपको समझ में ना आए तो आप लिख दीजिएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इवन दो द बस हैज कम टू रेस्ट. इसी तरह से हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर. तो यहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में ज्यादातर बात हो रही है. 32 क्वेश्चन कहता है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन. जब आप कारपेट को हैंग करते हैं और उसको मारते हैं विद अ स्टिक, द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट मूविंग कमिंग आउट. तो क्यों होता है ऐसा? होता है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. क्यों होता है?
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, राइट। When a carpet is beaten with a stick, it comes in motion. Its particles come in motion, but the dust particle try to resist a change. Right? तो हम क्या लिखेंगे? When a carpet is beaten, जब कारपेट को मारा जाता है, when a carpet is beaten with a stick, then it comes in motion. तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, but the dust particles try to resist a change in their state of rest. Hence the dust particle comes out of the carpet due to inertia, right? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 33. व्हेन अ ट्री इज शेकन, जब ट्री को हिलाया जाता है, इट्स फ्रूट एंड लीव्स फॉल डाउन बाय, तो उसके फ्रूट्स एंड लीव्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, गिर जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आएगा. सो व्हेन अ ट्री इज शेकन, तो कैसे लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर? व्हेन अ ट्री इज शेकन, द ट्री मूव्स टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो होता है आगे पीछे. while the fruits and leaves remain in their state of rest, right? On account of their inertia, and the fruits and leaves separate from the tree and fall from the tree, right? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है. एक्सप्लेन व्हाई इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस. तो देखिए क्या होता है, व्हाइल जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस आवर फीट कम्स टू रेस्ट. हमारी जो फीट है, पैर है, वो तो रेस्ट में रहते हैं. ऑन टचिंग द ग्राउंड, वेयर एज द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड. और हमारा जो बॉडी का ऊपर का पार्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है. ओके, continue to move forward due to the inertia of motion. As a result, we may fall with our face downward. तो हमारे काफी चोट भी लग सकती है. तो यहाँ पर भी inertia ही रीजन है. फिर क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स है. क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम पूछा गया है, राइट? और आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस दे रखे हैं ABC. यहाँ पे मास तो हमेशा कार का 10 kg ही दे रखा है, लेकिन अलग अलग वेलोसिटीज आपको दे रखी हैं. और देखिए पहली जो वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में है, जो कि एकदम ठीक है, यही यूनिट होना चाहिए. दूसरा आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर पर सेकंड में. आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, राइट? तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे इसको आप कन्वर्ट करने वाले इस यूनिट को, ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए. तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे करेंगे. यहाँ पर तो पहले ए वाला कर लेते हैं. हमको फॉर्मूला पता है P = m/v. तो m यहाँ पर कितना दे रखा है? 5. m यहाँ पे 10 दे रखा है, वेलोसिटी यहाँ पे 5 दे रखी है, तो 50 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा.
अब बी को करेंगे तो मीटर में चेंज करना है, तो 20 दे रखा है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो बी भी हम लोग निकाल लेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आप 0.2 से आप करेंगे इसको तो कितना आपका आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 kg मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सी वेलोसिटी को आप चेंज करेंगे, 36 किलोमीटर पर आवर रखिए। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से, क्योंकि 60 into 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 36 into 1000 अपॉन 3600। तो 20 से 20 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 100 kg मीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्रॉब्लम्स को कमेंट में बता सकते हैं, और भी वीडियोस को चेकआउट करने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपके सारे की सारे डाउट सॉल्व हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।